गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी रजिस्ट्रेशंस इशू करने के लिए एक नया इंस्ट्रक्शन, एक न्यू एडवाइजरी अब प्रॉपर ऑफिसर्स के लिए सीबीआईसी ने इशू कर दिया है। मोस्ट अवेटेड इंस्ट्रक्शन ये जीएसटी रजिस्ट्रेशंस को लेकर के इशू किया गया है, जिसके बाद अब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने में उतनी ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं होंगी, अननेसेसरी के क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे। पूरा जो ये एडवाइजरी आया है 8 से 9 पन्ने का है, इसका एक समराइज्ड वर्जन, क्या इसके अंदर मुख्य और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको अब एज अ प्रॉपर ऑफिसर भी समझनी है और एज अ टैक्स पेयर भी आपको ध्यान रखना है कि कौन से एप्लीकेशंस जो है आपको जेन्युइन अपलोड करना है ताकि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन विद इन द टाइम लिमिट आ जाए। टाइम लिमिट क्या है? अगर कोई भी आपके एप्लीकेशन को देखने के बाद ये लगता है इसमें कोई भी रिस्क नहीं है या फिर पोर्टल के डेटा एनालिसिस के बेसिस पे आपका एप्लीकेशन नॉन रिस्की पाया गया, तो विद इन 7 वर्किंग डेज आपका अप्रूवल जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का मिलेगा। ये इस इंस्ट्रक्शन के अंदर क्लियरली स्टैब्लिश्ड है। अगर आपका एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटी पोर्टल ये पाया गया कि उसके अंदर कुछ रिस्क पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक पैन नंबर पे एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है, अब वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो गया है कैंसिल, आप उसी सेम पैन नंबर पे दूसरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं, तो ये हो सकता है रिस्की पैरामीटर हो जाए। तो इस केस में क्या होगा, आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हो सकता है, और ऐसे केसेस में जहां पर फिजिकल वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड तो वहां पर 30 डेज के अंदर अंदर, जी हां फ्रेंड्स, 30 डेज के अंदर अंदर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो अप्लाई होगा पोस्ट फिजिकल वेरिफिकेशन। और पोस्ट फिजिकल वेरिफिकेशन का मतलब कि आपकी प्रीमाइसेस का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा, और प्रॉपर ऑफिसर को ये इंश्योर करना है कि 30 डेज के अंदर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन देना है। तो जो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन का रिपोर्ट है वो 30 दिन खत्म हो उसके एटलीस्ट 5 दिन पहले पोर्टल पर रिपोर्टिंग जो है वो हो जाए। ये सारी बातें इस इंस्ट्रक्शन के अंदर मेंशन करके गवर्नमेंट ने बताई है, क्योंकि यहां पर अननेसेसरी के डॉक्यूमेंट्स जो है वो मांगे जा रहे थे और विदाउट एनी वैलिड रीजंस जीएसटी रजिस्ट्रेशंस को रिजेक्ट किया जा रहा था। अगर मैं बात करूं सबसे पहले टाइमलाइंस की, तो यहां पर कंप्लीट नॉन रिस्की एप्लीकेशंस और अप्रूवल आपको मिलना चाहिए इन केसेस में विद इन अ पीरियड ऑफ 7 वर्किंग डेज। अगर आपका एप्लीकेशन जो है वो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए अप्रूवल में आया है, यानी कि आपका एप्लीकेशन रिस्की है या फिर आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कर रखा, तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन आ जाएगा विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। और इस 30 डेज के अंदर आपको क्या करना है, आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करवा लेना है। तो फिजिकल वेरिफिकेशन का जो रिपोर्ट है वो अपलोड हो जाना चाहिए एटलीस्ट 5 डेज बिफोर द 30 डे टाइमलाइन। 30 डे की जो डेडलाइन है, क्योंकि 30 दिन के अंदर नंबर देना है, तो 5 दिन, कम से कम 25वें दिन तक तो आप फिजिकल वेरिफिकेशन की रिपोर्ट अपलोड करेंगे। और ये इंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं है कि ये सेक्शन ये रूल के बाहर है, ये सारी बातें सेक्शंस, रूल्स और फॉर्म्स के अंदर ऑलरेडी मेंशन्ड है, जो कि हमने आपको अपने फुल कोर्स के अंदर बहुत डिटेल में और सरल तरीके से समझाया है। अगर आपको जीएसटी का फुल कोर्स ज्वाइन करना है तो उस पे चल रहा है अभी गुड फ्राइडे का डिस्काउंट, जो आज रात 12 बजे तक अवेलेबल है। तो आप अगर उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो फटाफट से आप हमारी वेबसाइट gstplatform.com को विजिट कर लीजिए, या फिर आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर लिंक अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो कोर्सेज की जानकारी है और उसके बाद की जो प्रोसेस है पूरी चीजें आप समझ सकते हैं। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आपको ये टाइमलाइन ध्यान रखनी है कि 30 दिन से ऊपर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है किसी भी सिचुएशन में अप्रूवल के बाद डिले नहीं होगा। अब आती है बात कि यहां पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यहां पर प्रोवाइड करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है कि इस डॉक्यूमेंट में देना क्या है। तो आपको हम लोगों ने कोर्सेज के अंदर भी समझाया है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए क्या कहीं पर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रेस्क्राइब्ड हैं, तो वो प्रेस्क्राइब करी गई हैं फॉर्म्स के अंदर ही। तो अब अगर आप देखेंगे ओन्ड प्रीमाइसेस के केस में
आप अगर अपने प्रीमाइसेस से बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको कौन सा डॉक्यूमेंट देना है? एनी वन डॉक्यूमेंट। इसमें से आपको प्रॉपर्टी के टैक्स रिसीट आपके पास है, म्युनिसिपल खाता कॉपी की कॉपीज आपके पास है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, या फिर वाटर बिल और सिमिलर डॉक्यूमेंट जो आपके स्टेट लॉज में मान्य हैं। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप लगाते हैं, दैट विल बी अ वैलिड डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ ओन्ड प्रीमाइसेस, यानी कि आपका ही प्रीमाइस है, आप ही ओनर हैं, ये आपको डॉक्यूमेंट्स लगा करके साबित करना है। और इसके अलावा कोई भी फिजिकल या एडिशनल डॉक्यूमेंट्स यहां पर रिक्वायर्ड नहीं है। क्लियर स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है। अगर प्रॉपर ऑफिसर्स इन बातों को नहीं मानेंगे तो चीफ कमिश्नर्स को हिदायत दी गई है कि आप स्ट्रिक्ट एक्शंस लेंगे उन प्रॉपर ऑफिसर्स के ऊपर। ऐसे एक तरफा कार्रवाई नहीं हो सकती। रेंटेड प्रीमाइसेस के लिए क्या बताया जा रहा है कि वैलिड रेंट या लीज एग्रीमेंट प्लस प्रूफ ऑफ ओनर। मान लीजिए ए है आपका जो लैंडलॉर्ड है और बी है जो बिजनेस कर रहा है टेनेंट। तो एक तो आप दोनों के बीच में रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, वैलिड रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, और इसके साथ साथ इस ए की ही ये प्रीमाइसेस है। अगर वो किराए पे दे रहा है तो उसकी खुद की प्रीमाइस होनी भी तो चाहिए, यानी कि इसका ओनरशिप प्रूफ भी तो होना चाहिए। तो इसके ओनरशिप प्रूफ के लिए इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अवेलेबल होगा तो ये दो डॉक्यूमेंट्स होने से आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स जो है वो माना जाएगा। अगर आपका जो रेंट एग्रीमेंट है वो रजिस्टर्ड है तो आपको सिर्फ और सिर्फ अग्रीमेंट देना है और ओनरशिप डॉक्यूमेंट देना है, दैट्स इट। अगर आपका अग्रीमेंट जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट है, तो आपको अग्रीमेंट देना है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच, लैंडलॉर्ड का ओनरशिप प्रूफ और लेसर यानी कि लैंडलॉर्ड की आईडी प्रूफ दे देनी है, उसका पैन कार्ड या आधार कार्ड। सिंपल है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इफ यूटिलिटी बिल, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, ये लैंडलॉर्ड के नाम पर नहीं आ रहा है, ये टेनेंट के नाम पर आ रहा है, ये आपके नाम पर आ रहा है, इन दैट केस यूटिलिटी बिल आपको अपने नाम का देना होगा, उसके साथ रेंट एग्रीमेंट देना होगा और कोई डॉक्यूमेंट देने की यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है। मान लीजिए रेंट एग्रीमेंट की बात ही नहीं है, यहां पर स्पाउसेस या रिलेटिव का ही घर है तो वहां पर कोई रेंट एग्रीमेंट नहीं बनता, बाप बेटे के बीच में रेंट एग्रीमेंट नहीं होता, पति पत्नी के बीच में रेंट एग्रीमेंट नहीं होता। तो उस केस में आपको कंसेंट लेटर देना है प्लेन पेपर पर। प्लेन पेपर पर लिख दिया गया कंसेंट लेटर इज सफिशिएंट और आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो देना है। इसके साथ साथ आइडेंटिटी प्रूफ देना है कंसेंट देने वाले का और उस कंसेंट देने वाले के ओनरशिप का प्रूफ कि है उसी का, तभी तो वो कंसेंट दे रहा है, ये तो वैलिड है, ये आपको प्रोवाइड करना है। शेयर्ड प्रीमाइसेस विद एग्रीमेंट, अगर शेयर्ड प्रीमाइसेस है तो आपको रेंटेड प्रीमाइसेस की जो गाइडलाइंस हैं वो ध्यान में रखनी है कि रेंटेड के लिए रेंट एग्रीमेंट वगैरह देना है, वो सारी चीजें आपको यहां पर दे देनी है। अगर रेंटेड प्रीमाइसेस है विदाउट एग्रीमेंट, मान लीजिए रेंटेड प्रीमाइसेस है लेकिन रेंट एग्रीमेंट नहीं है, जो बहुत ज्यादा कॉमन है, तो इस केस में आप एफिडेविट डिक्लेरेशन दे सकते हैं, हलफनामा दे सकते हैं। एफिडेविट विल बी अ प्रॉपर डॉक्यूमेंट फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन और उसके साथ साथ एक भी यूटिलिटी बिल, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या कोई भी वाटर बिल हो, वो एप्लीकेंट के नेम पर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट और मच अवेटेड एडवाइजरी कह लीजिए, इंस्ट्रक्शन कह लीजिए, वो इशू करी गई है, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन लेना थोड़ा सा मुश्किल जो है वो कम हो जाएगा। एसईजेड की लोकेशन है तो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए गए सर्टिफिकेट से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। बिजनेस कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में क्या मांगते हैं? यहां पर आपको पार्टनरशिप डीड के केस में ओनली एंड ओनली पार्टनरशिप डीड, नो अदर डॉक्यूमेंट शुड बी रिक्वायर्ड। एमएसएमई का सर्टिफिकेट, उद्यम सर्टिफिकेट, ये सब नहीं रिक्वायर्ड है। क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया गया है प्रॉपर ऑफिसर्स को। सोसाइटीज है, क्लब्स है, ट्रस्ट्स हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और प्रूफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली दे देना है, दैट्स इट। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू द ऑफिसर्स, ऑफिसर्स के लिए क्या बोला गया है? नो प्रिजम्पटिव क्वेरीज अलाउड। आप अपने प्रिजम्पशन के बेसिस पर क्वेरीज नहीं लगा सकते। आपने ये सोचा तो क्वेरी लगा दो, नहीं। क्या क्या क्वेरीज लगती हैं? एडिशनल एड्रेस लोकेशन, यानी कि रेसिडेंशियल एड्रेस का जो लोकेशन है वो क्या है वो बताओ, मतलब जो ओनर है वो कहां रह रहा है उसकी लोकेशन दो, नॉट रिक्वायर्ड। एचएसएन कोड, मान लीजिए आप कैसे किसी ऐसे स्टेट में कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जहां पर वो गुड्स बैंड है फॉर ट्रेडिंग, तो आप उस एचएसएन कोड को लेकर के क्वेरी लगाते हैं कि यहां पर तो ये बिजनेस कर ही नहीं सकते, आपका रजिस्ट्रेशन क्यों ना रिजेक्ट किया जाए? नहीं कर सकते। दीज ऑल आर प्रिजम्पशन बेसिस क्वेरीज, आपको ये चीजें नहीं करनी है।
लिमिटेड ग्राउंड्स फॉर सीकिंग क्लैरिफिकेशन इन REG 03। जी हाँ फ्रेंड्स, लिमिटेड ग्राउंड्स रखे गए हैं कि आपको क्लैरिफिकेशन जो मांगना है उसके लिए। अगर आपको लगता है कि जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए वो वैलिड नहीं हैं, तो उसके लिए आप क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है वो वैलिड प्रूफ नहीं है, वो इनवैलिड है। उसका रीजन आपको बताना है कि क्यों इनवैलिड है। हो सकता है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो किसी और नाम का है, उसमें कुछ और एड्रेस दिया गया है, आपने कुछ और एड्रेस पे अप्लाई कर रखा है, तो उन केसेस में आप REG 03 से क्लैरिफिकेशन मांगेंगे। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वेस्टेड रिक्वायर्स डेप्यूटी और असिस्टेंट कमिश्नर अप्रूवल, यानी कि आपको जो ऊपर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दी गई हैं उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो पहले आप डेप्यूटी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर का प्रायर अप्रूवल लेकर के वो क्वेरीज या क्लैरिफिकेशंस मांगेंगे। नो एप्लीकेशन शुड बी अप्रूव्ड ऑन डीम्ड बेसिस, आपके ना करने की वजह से, आपने टाइम पर काम नहीं किया उसकी वजह से कोई भी एप्लीकेशन डीम्ड अप्रूवल में नहीं होना चाहिए। क्वेरीज शुड नॉट बी रेज्ड फॉर माइनर डेफिशिएंसीज, छोटी छोटी डेफिशिएंसीज के लिए आप क्वेरीज नहीं लगाएंगे। एप्लीकेंट्स कैन गेट 7 वर्किंग डेज टू रिस्पॉन्ड टू द नोटिस, एप्लीकेंट को जो है 7 वर्किंग डेज का टाइम मिलेगा फॉर रिप्लाइंग टू द नोटिस। और चीफ कमिश्नर्स को ये हिदायत दी गई है, ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि क्लोजली सुपरवाइज करें रजिस्ट्रेशन के प्रोसेसिंग सिस्टम को। स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए उन ऑफिसर्स के द्वारा, उन ऑफिसर्स के खिलाफ जो कि इस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे। इंश्योर सफिशिएंट स्टाफिंग फॉर टाइमली डिस्पोजल, प्रॉपर ऑफिसर्स को सही समय पर काम करने में कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए प्रॉपर स्टाफ जो है वो ऑफिसेज में अवेलेबल हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन एडवाइजरी जो है GST रजिस्ट्रेशन को लेकर के इशू करा गया है 17 अप्रैल 2025 को, जिसमें काफी सारी चीजें डिटेल में बताई गई हैं, जिसका समराइज्ड वर्जन आपको हम लोगों ने प्रोवाइड किया है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप हमारे YouTube चैनल GST प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए। और आपको अगर ये रेगुलर GST इनकम टैक्स के अपडेट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारा मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसके अंदर हर महीने की GST एंड इनकम टैक्स अपडेट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।